आप सभी को नमस्कार। पहलाग स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके सरकारी पर। हिंदी MCQ सीरीज के तहत आपका आज ये दूसरा वीडियो है, जिसमें कल हम लोगों ने 20 क्वेश्चन देखे थे और आज हम लोग इसमें फिर 20 क्वेश्चन देखेंगे। ये सीरीज आपके UKSI के लिए और आने वाले जो आपके कांस्टेबल है उसके लिए भी, और बाकी जो भी वनडे एग्ज़ाम्स उत्तराखंड में होते हैं ग्रुप C के लिए, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल सीरीज होगी। चलिए शुरू करते हैं इसमें। पहला क्वेश्चन है, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन है इकारांत, ईकारांत, आकारांत या फिर अकारांत। ठीक है, तो समझना है जिनके अंत में अ आता है, जिनके अंत में आ आएगा, जिनके अंत में ईकारांत, इसी तरह उ और उकारांत। ठीक है, तो जिनके अंत में अ आता है उनको बोलते हैं अकारांत। ठीक है, आ आएगा तो आकारांत, और ये ई आएगा जिनके अंत तो उनको ईकारांत कहते हैं, जिनमें बड़ी आती है तो उनको ईकारांत। ठीक है, इसी तरह उकारांत और उकारांत। ठीक है, ये कुछ हमको समझ में आ गया होगा। तो इनका जो इकारांत उकारांत का है, ये आपके स्त्रीलिंग में जो नियम है वहाँ पर लागू होते हैं। अगला क्वेश्चन 22वां क्वेश्चन है आपका, डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना। डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन है समय बर्बाद करना, मूर्खतापूर्ण काम करना, अपना मत अलग रखना या फिर मुश्किल काम करना। तो डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना, ठीक है, यानी कि जो सही उत्तर क्या होगा आपका? अपना मत अलग रखना। ठीक है, ये सही उत्तर इसका डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना। मुहावरे का सही उत्तर क्या है? अपना मत अलग रखना, सी इसका। ठीक है, अगला 23वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? इन चार ऑप्शन में से आपने पहचानना है कि विशेषण से बनी हुई भाववाचक संज्ञा कौन सी है इनमें से। ठीक है, तो ऑप्शन आपके लिए लड़कपन, दानवता, ममता या फिर नवीनता। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो विशेषण से बनी हुई भाववाचक संज्ञा है? तो सही उत्तर है आपका डी, नवीनता। ठीक है, जो नवीनता है इसमें किससे बनी है? विशेषण से बनी हुई भाववाचक संज्ञा है। अगला 24वां प्रश्न है, तू सर्वनाम का प्रयोग किस क्रम में नहीं होगा? ठीक है, तो पहली बात तो तू तुम जो सर्वनाम है आपका, ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है आपका, ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का ही भेद है आपका। तो क्वेश्चन क्या पूछा है इसने कि तू सर्वनाम का प्रयोग किस क्रम में नहीं होगा? ठीक है, ऑप्शन है समीपता में, आत्मीयता के लिए, अपमान के लिए या फिर संबंध बताने के। इनमें से, इन चार ऑप्शनों में से कौन से शब्द का प्रयोग हम तू सर्वनाम के लिए नहीं करते हैं? ठीक है, तो देखते हैं। संबंध बताने के लिए करेंगे हम लोग, अपना अपमान, ठीक है, अपमान के लिए भी तू का प्रयोग होता है और आत्मीयता के लिए भी तू का प्रयोग होता है, लेकिन समीपता के लिए तू का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, इनमें से कौन सा शब्द समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है? ठीक है, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और इस तरह से विस्मयादि बोधक ये आपके आते हैं। ठीक है, इसमें तो पूछ रहा है निम्न में से समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है, परंतु है, इसलिए है, एवं है, लेकिन सामने इसमें से नहीं है। ठीक है, तो समुच्चय बोधक दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। क्या काम करता है? दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करेगा आपका समुच्चय बोधक। तो क्वेश्चन था कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है, तो इनमें से तो सामने ये समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है, इसके द्वारा हम वाक्य को नहीं जोड़ते हैं। तो समुच्चय बोधक का काम क्या है? दो वाक्यों को जोड़ने का। ठीक है, दोनों जो आश्रित वाक्य होंगे उनको जोड़ता है। अगला है 26वां प्रश्न, निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। ठीक है, तो कोई द्वंद्व शब्द नहीं होता है, तो ये यहां भी गलत लिखा हुआ है, और आपका ये भी गलत लिखा है। द्वंद्व इस तरीके से लिखाता है आपका ये, इसको इस तरीके से लिखें एक बार हम लोग शुद्ध में,
तो यहाँ तो तोड़ के लिखा हुआ है इसको, द्वंद्व को, ये सही आपका ऑप्शन है, ये सही वर्तनी। तो इस तरीके से लिखते हैं इसको, इसमें वो लगाएंगे, फिर ये ठीक है। तो इस तरीके से द्वंद्व को लिखा जाता है। अगला 27वां प्रश्न, जहां उपमेय में उपमान का आरोपण किया जाता है वहां कौन सा अलंकार होता है? जहां उपमेय में उपमान का आरोपण किया जाए वहां पर कौन सा अलंकार होता है? ठीक है, ऑप्शन उपमा नहीं होगा आपका, इसमें प्रतीक अलंकार भी नहीं होगा और अन्वय अलंकार भी नहीं होगा। तो इसमें क्या होगा? सही उत्तर रूपक, यानी कि बी उत्तर ठीक है इसमें। जहां पर उपमेय में उपमान का आरोपण करेंगे तो अलंकार कौन सा होगा? रूपक अलंकार होता है। अगला, गरुण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, गरुण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, खगेश होता है, हरियान भी होता है, विषमुख भी होता है, लेकिन निर्णय नहीं होता है इसका पर्यायवाची। ठीक है, तो गरुण के कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं इसमें? खगेश, हरियान और विषमुख। अगला प्रश्न 29वां, भृत्य का विलोम शब्द कौन सा होगा? भृत्य का विलोम शब्द कौन सा होगा? ऑप्शन है उत्थान, श्रेष्ठ, प्रभु, जीत। तो यहां पर भृत्य का क्या अर्थ है? भृत्य का मतलब होता है सेवक। ठीक है, तो सेवक का उल्टा स्वामी, तो इसमें स्वामी को क्या कह सकते हैं हम लोग? सही उत्तर क्या हमारा? प्रभु। तो भृत्य का विलोम क्या होगा? प्रभु। ये भी ध्यान रखना आपको, उसने जिस वे में आपसे शब्द पूछा है, अगर तत्सम शब्द में आपसे पूछ रहा तो तत्सम में ही आपने उसका उत्तर देना होगा। अगर तद्भव में पूछा तद्भव में आप उसका उत्तर देंगे। ठीक है, सेवक का उल्टा स्वामी हो गया। इसी तरीके से भृत्य का विलोम प्रभु यहां पर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला, निम्न में से कौन सा अनेकार्थी शब्द हरि से संबंध नहीं रखता है? हरि से संबंध नहीं रखता है। ठीक है, विष्णु को हरि बोलते हैं, बंदर को हरि बोलते हैं, सूर्य को हरि बोलते हैं, लेकिन नदी को हरि नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो कौन सा उत्तर हो गया इसका सही? आपका 30 का डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आपका 31वां प्रश्न है, बेइंसाफी में उपसर्ग कौन सा है? ठीक है, किसमें? तो बे धन इंसाफ, इंसाफी। ठीक है, इसको आप इंसाफी लिख सकते हैं। तो इसमें उपसर्ग कौन सा है? उपसर्ग जो शब्द के प्रारंभ में लगते हैं, तो इसमें बे उपसर्ग है बे इंसाफी में। ठीक है, उर्दू का उपसर्ग है। अगला प्रश्न 32वां प्रश्न है, मीरा ने आधा लीटर दूध पिया, इस वाक्य में, इस रेखांकित वाक्य में विशेषण शब्द कौन सा है? कौन सा विशेषण का प्रकार पूछा गया है? ठीक है, मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया। ठीक है, तो गुणवाचक तो होगा नहीं आपका, संख्या बता नहीं रहा है और सार्वनामिक है नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन सही कौन सा है? परिमाणवाचक, जहां पर हम नाप तोल सकते हैं उसको क्या बोलते हैं? परिमाणवाचक संख्या विशेषण बोलते हैं, उसको परिमाणवाचक विशेषण बोलते हैं। इसमें भी ये निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक दो भेदों में बटा होता है। ठीक है, 33वां प्रश्न आपका, लोकायतन किसका काव्य संग्रह है? लोकायतन। ठीक है, तो मनोहर श्याम जोशी या फिर मन्नू भंडारी, शेखर जोशी, सुमित्रानंद पंत, इनमें से किसका काव्य संग्रह है लोकायतन? सही उत्तर आपका डी, सुमित्रानंदन पंत का काव्य संग्रह है लोकायतन। ठीक है, अगला प्रश्न है, खड़ी बोली के लिए कौरवी नाम किसने प्रयुक्त किया था? खड़ी बोली के लिए कौरवी नाम किसने प्रयुक्त किया था? ठीक है, तो ऑप्शन हम आपके सामने है, अमीर खुसरो या फिर जयशंकर प्रसाद, राहुल सांकृत्यायन या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनमें से किसने खड़ी बोली को कौरवी नाम से नाम प्रयुक्त किया खड़ी बोली के लिए? तो राहुल सांकृत्यायन ने खड़ी बोली को कौरवी नाम दिया है। ठीक है, चलिए, तो ये सांकृत्यायन आप शब्द ध्यान रखिएगा किससे लिखा गया है, ये कभी कोई शुद्ध वर्तनी में इसको पूछ लेता है। अगला प्रश्न है 35वां आपका, वे कपड़े कहाँ हैं जो कल भीग गए थे? इसमें आश्रित उपवाक्य है। कौन सा आश्रित उपवाक्य है? ऑप्शन है संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य या फिर क्रिया विशेषण उपवाक्य या फिर सार्वनामिक विशेषण। इनमें से कौन सा आश्रित उपवाक्य है? वे कपड़े कहाँ हैं जो कल भीग गए थे? जो
ठीक है, और वे, तो ये पहचान होती है इसमें किसकी, विशेषण उपवाक्य की, ठीक है, वे या जो। सही उत्तर कौन सा आपका, बी। तो वे कपड़े कहाँ हैं जो कल भीग गए थे, इस वाक्य में कौन सा आश्रित उपवाक्य है, विशेषण उपवाक्य है, ठीक है। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन आपके सामने दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, ठीक है। अगर आप लोगों के मन में चल रहा है मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश आपका उत्तर नहीं है, ना ही दिल्ली है और ना ही राजस्थान है। सही उत्तर आपका सी, अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय आपका महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, जानने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा। जानने की इच्छा, ठीक है, जानने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा, तो इसमें आपका सही उत्तर होगा बी, जिज्ञासा। जानने की इच्छा, जिज्ञासा। जिसको जानने की इच्छा है उसके लिए जिज्ञासु, ठीक है, जिसको जानने की इच्छा है वो जिज्ञासु है, और जिसको जीने की इच्छा है उसको जिजीविषा बोलते हैं, ठीक है। तो जानने की इच्छा जिज्ञासा, और जिसको जानने की इच्छा होगी उसको जिज्ञासु बोलेंगे, और जिसको जीने की इच्छा होगी उसको जिजीविषा बोलेंगे। अगला प्रश्न है, 38वां प्रश्न है आपका, छत्तीसगढ़ी बोली किस उपभाषा के अंतर्गत आती है, ठीक है। छत्तीसगढ़ी बोली किस उपभाषा के अंतर्गत आती है। ऑप्शन है पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, पूर्वी हिंदी या राजस्थानी हिंदी। इनमें से किस हिंदी के अंतर्गत छत्तीसगढ़ी बोली आती है, तो सही उत्तर आपका सी, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। इसमें कौन कौन सी आती हैं, और अवधी हो गई और बघेली हो गई, ठीक है, साथ में क्या आपकी छत्तीसगढ़ी, पूर्वी हिंदी की क्या है, उपभाषाएं हैं। अगला प्रश्न है, ज्ञापन किस शैली में लिखा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नीचे लगे इसके, क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे ये, ज्ञापन किस शैली में लिखा जाता है, ठीक है। तो ज्ञापन, कार्यालय ज्ञाप, तो ये सब एक थोड़ा तो अंतर होता है, ठीक है। तो ज्ञापन किस शैली में लिखते हैं, ऑप्शन है आपके प्रथम पुरुष शैली में, अन्य पुरुष शैली में, उत्तम पुरुष शैली में, या उपयुक्त सभी में हम लोग लिखते हैं। सही उत्तर आपका इसका बी, अन्य पुरुष शैली में ज्ञापन को लिखा जाता है, ठीक है। आज का लास्ट प्रश्न है, समाचार लेखन में किस शैली का प्रयोग किया जाता है। समाचार लिखने के लिए किस शैली का प्रयोग होता है, तो ऑप्शन आपका सीधा पिरामिड, बायां पिरामिड, उल्टा या दायां। तो कौन सा सही उत्तर इसमें से, सी, ठीक है। उल्टा पिरामिड कैसे होगा आपका, इस तरीके से, ठीक है। उल्टे पिरामिड में क्या होता है, जो समाचार लिखने की जो शैली है, उल्टा पिरामिड शैली में समाचार लिखा जाता है, ठीक हो गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर खत्म हो गया ये आपका, ठीक है। ये 20 प्रश्न थे। चलिए फिर